नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से बक्सर युद्ध के बारे में चर्चा की थी। आज अगले वीडियो में कह सकते हो हम लोग जो है बंगाल के जो 3 नवाब रह गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने नवाब के सीरीज में मीर जाफर तक पढ़ लिया है। मैंने बताया था कि मीर जाफर के बाद में मीर कासिम गद्दी पर बैठता है और पुनः जो है मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और उधर फिर जो है बंगाल का युद्ध होता है, कह सकते हो बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद में आप सभी को पता है कि मीर जाफर की जो है 1765 में मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद में इसका पुत्र जो है गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है नजमुद्दौला। इसके पुत्र का नाम क्या है? नजमुद्दौला, जो 1765 से 66 तक गद्दी पर बैठता है। यह जो है अल्पवयस्क था। क्या था? अल्पवयस्क। तो ये तो अपनी गद्दी संभाल नहीं पाएगा, तो इसने अपना एक नायाब बनाया था मोहम्मद रजा खां को। तो नायाब किसको नियुक्त किया? मोहम्मद रजा खां। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि छोटा सा बच्चा अपना नायाब कैसे घोषित कर लिया। तो उस समय जो है गवर्नर जनरल है वेंसीटार्ड, और वेंसीटार्ड ने जो है जो नवाब बनाया था नजमुद्दौला को बनाया था, और वह जो है अल्पवयस्क था। इसके चलते वेंसीटार्ड ने जो है इसका नायाब किसको बना दिया? मोहम्मद रजा खां। तो यहाँ पे हम गवर्नर जनरल लिख देते हैं। गवर्नर कौन है? वेंसीटार्ड। वेंसीटार्ड। अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद जो है क्या होता है, ये वेंसीटार्ड जो है चला जाता है इंग्लैंड पुनः और आता है रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने आते ही आते इसको जो है 50 लाख का पेंशनर बना दिया। 50 लाख का पेंशनर, 50 लाख का पेंशनर बना देता है। उसके बाद में इसकी मृत्यु जो है 1766 ईस्वी में हो जाती है। इस प्रकार से इसका शासनकाल रहा है। अब इसके बाद में आगे शासन कैसे बढ़ता है और कौन नवाब बनता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत कह सकते हैं छुटपुट नवाब रहे हैं 2 लोग, तो यहीं पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक सैफुद्दौला। सैफुद्दौला, इनका शासनकाल 1766 से 1770 तक। अब मैंने बताया था कि अगर पूछा जाए ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है, तो हम लोग जो है रॉबर्ट क्लाइव को बताएंगे। रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, जिसके चलते वो चाह रहा था कि जल्द से जल्द हम नवाब का पद जो है हम समाप्त कर दें। इसके चलते अभी तक इसने जो है नजमुद्दौला को 50 लाख का पेंशनर बनाया था। अब इसकी पेंशन घटाकर कितनी कर दी है? 12 लाख वार्षिक। अभी तक वार्षिक कितनी थी? 50 लाख थी। अब जो है 12 लाख वार्षिक कर दी है। इसके चलते धीरे धीरे, अब देखो सैफुद्दौला है, ये योग्य शासक तो है नहीं। इसके चलते इसने क्या किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की अभी तक जो है इनके पास दीवानी थी, या कह सकते हो जितना राजस्व वाला था वो ब्रिटिश लेने लगे थे। लेकिन सैफुद्दौला ने क्या कहा कि आप जो है बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है ये कह सकते हो हमेशा के लिए लीजिए। इसमें आप जो है अपना शासन प्रशासन भी देखिए, प्रशासन और दीवानी तो आप देख ही रहे हैं, दोनों चीज आप देखें। इस तरीके से बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरा आ जाता है ब्रिटिश। अभी तक सिर्फ जो है दीवानी का काम जो है अंग्रेज देख रहे थे, अब प्रशासन का भी काम जो है अंग्रेज देखने लगे। इसके बाद में अगला शासक गद्दी पर बैठता है मुबारक उद्दौला। इसका शासनकाल 1770 से 1775 ईस्वी तक।
और आप सभी को पता ही है कि यह जो है बंगाल का अंतिम नवाब था। अंतिम नवाब का मतलब है कि यहाँ पे जो है अब गवर्नर बनकर आ जाता है वारेन हेस्टिंग्स, और हेस्टिंग्स ने क्या किया था, इसको अंतिम नवाब घोषित कर दिया था। अब एक प्रश्न इसमें और याद रखना है, किसने इसको घोषित किया था, तो हम कहेंगे लिखेंगे वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने अंतिम नवाब घोषित किया। और उस समय जो कह सकते हो जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी वहां पे मुख्य न्यायाधीश था इम्पे। तो इम्पे जो है लॉर्ड इम्पे, ये कौन है, मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने इसकी कह सकते हो जो नवाब थे या कह सकते हो जो वो हेस्टिंग्स था उसकी बात पे मोहर लगा दी कि ठीक है अब जो है ये अंतिम नवाब है और पूरा कार्यभार जो है ब्रिटिशों के हाथ में आ जाएगा, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे दीवानी वाला हो। तो लॉर्ड इम्पे ने इसको मोहर लगा दी कि ठीक है। और लॉर्ड इम्पे ने इसको उपाधि भी दी थी मुबारक उद्दौला को, बेताल की ये उपाधि मिली। किसको दी, मुबारक उद्दौला को। इस प्रकार से जो है बंगाल का पूरा विलय जो हो जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। अब आप सभी के दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि ये लोग क्यों, इनको जब पूरा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है, इसके साथ साथ दीवानी की तो पहले ही लिए हैं, तो ये नवाब को गद्दी पर से हटा क्यों नहीं देते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ब्रिटिश कंपनी यहाँ पे व्यापार करने आई थी और यहाँ पे व्यापार पे ही ध्यान दिया जा रहा था। और ब्रिटिश कंपनी को चलाने के लिए जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे। तो वहां पे वो लोग चाहते थे कि हम लोग व्यापार करने गए हैं तो हमारा ज्यादा ध्यान व्यापार पर रहे, ना कि वहां की प्रशासनिक व्यवस्था पर रहे। लेकिन जब से रॉबर्ट क्लाइव आया, और इसके पहले अगर हम फ्रांसीसियों में बता दें तो डुप्ले आया, उसने जो है धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लगे थे आंतरिक मामलों में, जिसके चलते वहां पे रॉबर्ट क्लाइव आता है, धीरे धीरे वो भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने लगता है। धीरे धीरे पूरा वो एक आपने कहावत सुनी होगी, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, वही वाला है। तो इसलिए जो है अंग्रेज ज्यादा रुचि नहीं ले रहे थे प्रशासनिक में। लेकिन यहाँ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके देखा कि कमजोर शासक हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उसका फायदा उठाया। क्यों, क्योंकि कंपनी अपने वहां से ब्रिटेन से जो है सोना लगातार ला रही थी और यहाँ पे आयात निर्यात चल रहा था। तो वो ये सोच रही थी कि हमको जो है अपने देश से पैसा ना लाना पड़े और यहीं से हम पैसा ले जाएं और यहीं पे पूरा पैसा लगाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो ये कैसे हो सकता था, तो ये हो सकता था कि बंगाल वाला क्षेत्र बहुत ही उर्वरक है, तो उस पर कब्जा करके वहां से इनको राजस्व मिलने लगा। और जब धीरे धीरे कहा जाता है कि अगर एक बोटी आपको लग गई है तो धीरे धीरे आपका मन करेगा कि और लाओ और लाओ। अंग्रेजों ने यही नीति अपनाई और धीरे धीरे एक पूरे कह सकते हो भारत पे कब्जा कर लेते हैं। अब अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि 1765 में बंगाल वाले क्षेत्र में लगा था द्वैध शासन। तो बंगाल से संबंधित एक और ये बिंदु रह गया है, द्वैध शासन। इसके अलावा फिर आगे और बचते हैं, जैसे रैयत वाली व्यवस्था हो गई, महलवाड़ी हो गई, ठीक है, उसके बारे में अन्य वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग द्वैध शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज का वीडियो रहा है, इसको आज हम दोहराएंगे नहीं क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।